अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले ईसीजी। काफ़ी लोगों ने इसको कहा है कि ईसीजी पढ़ा दें। जितनी मुझे समझ आती है और जितनी हम पेपर के लिए कर सकते हैं उतनी हम कवर कर लेते हैं। बाकी गैबी इमदाद, कोई पीटीआर्स की इमदाद, कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा काम, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये ईसीजी में क्या क्या लीड कहाँ पे होती हैं। 1 होती है, 2 और 1 होती है, 2, 3, बस ये यहाँ तक इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर हमारे पास V1, V2, V3, V4, V5, V6 यहाँ तक होती है। और दरमियान में जो ये वाली होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं AVR, AVL, AVF। AVL जो होती है हमारे पास लेटरल के लिए होती है। AVF होती है हमारे पास, वो किसके लिए होती है, हमारे पास इंफीरियर के लिए होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और सबसे पहले हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। V1 से V2 जो होती है, यानी कि ये दो वाली, ये एंटीरोसेप्टर के लिए होती है और अक्सर ये नहीं पूछते। वैसे तो V1, V2, V3, V4 एंटीरोसेप्टर के लिए आ जाती है, ठीक है। सारी की सारी एंटीरोसेप्टर के लिए आ जाएंगी। जो फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास लेटर के लिए होती है 1 और AVL वाली। AVL वाली देखेंगे लेटर के लिए। अगर इसमें आपके पास जो ST सेगमेंट है, एलिवेट है, यानी कि ये Q, R, S, ये Q है ना, ये नीचे वाला Q है, R है, ये S है, और फिर हमारे पास T आता है। तो ये वाला जो सेगमेंट होता है जो नीचे आता है वो ऊपर ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। ST सेगमेंट जो है ना वो एलिवेट हुआ होता है। तो ये चीज़ देखें, अगर ये AVL के अंदर होगी तो आपके पास मतलब है कि लेटल जो है हमारे पास साइड, वो उसका MI हुआ है लेटल वाल का। और लेटल वाल पे हमारे पास जो है ना वो सप्लाई हो रही होती है लेटल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, यहाँ से पता होना चाहिए। फिर हमारे पास 2, 3 और AVF इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमने ये देखेंगे। और 2, 3 कैसे याद करेंगे, AVF है ना, और उसके साथ वाला ये वाला और ये वाला याद कर लेंगे, क्योंकि इस साथ देखो सारे एक ही कलर में आ रहे हैं। तो इनको मिला के जो हमारे पास होती है वो इन्फीरियर के लिए होती है। इन्फीरियर कैसे याद किया, AVF में इन्फीरियर आ रहा है तो इन्फीरियर याद कर लेंगे, F आ रहा है तो इन्फीरियर हो जाएगा हमारे पास। बाकी PD होती है, बाकी वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर AVL के अंदर होगी तो लेटल होगी। AVL के अंदर हम 1 भी देख लेते हैं। 1 और AVL जो है वो लेटर के लिए हो जाएगी, और 2, 3 और AVF जो हमारे पास इंफीरियर के लिए हो जाएगी। बाकी सामने वालों के लिए जो है ना ये सारी हो जाएंगी। ये बेसिक हो गई हमारे पास। इसको हम देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कौन सी जो है ना कौन सी वाल का MI हुआ है। फिर हमारे पास लेटर एट्रियल जो फिब्रिलेशन होती है, देखो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर जो R और R होते हैं ना वो सेम डिस्टेंस पे नहीं होते, यानी कि इस RR का फ़र्क, इस RR का फ़र्क, इसका सबका सेम नहीं होता। इरेगुलर होती हैं। एक तो होती भी इरेगुलर है, फिर इरेगुलर होती है। अजीब गरीब इसका है। इसमें कोई VP वेव नहीं आ रही होती सही तरह से, इसलिए से एट्रियल फिब्रिलेशन ये फड़फड़ा रही होती हैं, ठीक है। तो इसको हम ये कहते हैं रिस्क फैक्टर्स के, हाइपरटेंशन, ये वो चीज़ें हमारे पास हैं। मैनेजमेंट इसकी हमारे पास ABCD से याद कर लेनी है। एट्रियल फिब्रिलेशन को हमने क्या करना है, इसमें रेट और रिदम को कंट्रोल करना है किस तरह से। B से बीटा ब्लॉकर, C से कैल्शियम ब्लॉकर, और हमारे पास D से जो है ना डाइजॉक्सन आ जाएगा। कार्डियो वर्जन भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए आपने याद करना है ABCD से हम इसे मैनेज कर लेंगे। बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम ब्लॉकर और डाइजॉक्सन वगैरह से कार्डियो वर्जन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो है ना कोई भी P वेव नहीं होगी और फड़फड़ा रही होगी, अजीब से बनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना। बाकी एट्रियल फ्लटर है। एट्रियल फ्लटर के अंदर जो है ना वो 60 अपीयरेंस होगी, इस तरह हमारे पास दांतों की तरह होगी, जिस तरह वो आरी के दांत होते हैं जो कारपेंटर में हमने एक बचपन में भी एक चीज़ पढ़ी थी, 60 अपीयरेंस में होती है, जो जहन से निकल गई, बचपन में 9th-10th क्लास में पढ़ी थी। 60 अपीयरेंस होती है, ठीक है। उसमें जो है ये आरी बनी हुई है हमारे पास, ये उसका हैंडल है, बल्कि हैंडल ये तो ये हमारे पास उसका हैंडल है पकड़ने के लिए। ये आरी के 60 के दांत बने हुए हैं, और इसमें जो है ना P वेव इस तरह की नज़र आ रही होती है, ठीक है। इसमें RR इंटरवल जो होता है ना वो बराबर होता है, इसका और इसका फ़र्क, इसका सबका बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। बाकी इसमें क्या कैसे ट्रीट करते हैं, वहीं अब्लेशन वगैरह कर देते हैं, और ट्राइकस्फिड एनुलस और IVC के दरमियान एरिया की। बाकी वेंटिकुलर टैकीकार्डियाज में इस तरह की अजीबो गरीब बन रही होंगी, और बाकी जो होंगी वो हम उसको उसके साथ ही देख लेंगे। और फिर एंड पे जाके जो है ना एक बार ये जो ब्लॉक्स हैं इसको देख लेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले हम MI के कवर कर लेते हैं जितने भी आते हैं हम। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। अब ये नॉर्मल ECG है, ये 1, 2, 3 है, राइट है, लेफ़्ट है और इन्फीरियर है। इन्फीरियर वाली सबसे एंड पे होगी, राइट वाली पहले होती है, फिर लेफ़्ट होती है। V1, V2, V3 ये नॉर्मल होगी। अब हमारे पास जो जहाँ पे आ रही है वो आ रही है एंटीरियर वाल ST एलिवेशन हुई हुई है MI, ठीक है। एंटीरियर वाल की ST एलिवेशन हुई है। तो एंटीरियर वाल के अंदर हम कहाँ से पढ़ते हैं, V1, V2, V3, V4 ये वाली चीज़ें पढ़ते हैं हम, ठीक है। और अगर अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड की होगी तो हमारे पास लेटल वाल की होगी। अगर AVF की होगी तो हमारे पास इन्फीरियर वाल की होगी। और AVF के अंदर हम इसको भी देख लेंगे पूरे के पूरे, और लेटल के अंदर हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आपने अगर देखनी हो ना कि MI क्या है या नहीं है।
अगर तो आपने सबसे पहले लेटरल की देखनी है तो 1 को देख लो और AVL को देख लो, उसमें कोई मसला है नहीं, अपेरेंटली नहीं लग रहा। आप 2, 3 AVF को देख लो, उसमें कोई मसला है नहीं लग रहा। फिर आपने 1, 2 V1, V2, V3, V4 देख लो, तो इसमें देखो ये मसला नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें देखो ये जो ऐसे होती है ना, इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर ये ऐसे आई है और ऐसे ऊपर से चली गई है ना, देखो ये आई है, इसको नीचे नहीं गई बल्कि ऊपर से ही चली गई है, ये भी देखो ऊपर से ही चली गई है, और यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कि वो जो है ना ऊपर से ही हो गया। इसको हालांकि वहीं आया ऊपर से और ऐसे होना चाहिए था, जहाँ पे नॉर्मल पे आना चाहिए था, फिर वो टी के लिए अलग से बनती है, टी के लिए अलग से नहीं बल्कि ऊपर से ही चली गई है, तो हमारे पास ST एलिवेशन हो गई है। अब देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास एंटीरियर वाल का हो जाएगा, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी है कि V1 से लेके V4 तक होती है, एंटीरियर वाल की होती है, और एंटीरियर वाल को कौन से सप्लाई करती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। आई थिंक आर्टरीज वगैरह नहीं पूछी हुई उसने, तो हमारे पास बस एंटीरियर वाल के जो है ना ST एलिवेशन हुई भी है, जो MI हुआ हुआ, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट इसका सिंपल आसान होता है, मोना ट्रीटमेंट होता है। मोना आपने मॉर्फिन देना है, ऑक्सीजन देना है, नाइट्रोग्लाइसरीन देना है और एस्पिरिन वगैरह दे देना है। बाकी अगर 24 घंटे के अंदर सिम्टम्स PCI कर देना, अगर PC अवेलेबल नहीं है तो फिर हम जो है ना वो थ्रोम्बोलाइसिस, स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह वो चीज़ें दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद कर लेना है। बाकी बीटा ब्लॉकर, स्टेटिन वगैरह ये वो चीज़ें जो हैं जो समझ आती हैं वो लिख देनी है। लेकिन अगर कुछ ना भूल जाए तो आपने मोना और रीपरफ्यूजन थेरेपी होती है। रीपरफ्यूजन थेरेपी में हम क्या करते हैं, रीपरफ्यूजन थेरेपी में हम वहीं PCI अगर अवेलेबल है तो हम PCI कर देते हैं, परकोटेनियस जो होती है, और उसके अलावा अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह जो है वो चीज़ें दे देते हैं। PCI है तो ठीक, वरना थ्रोम्बोलाइसिस वगैरह की चीज़ें दे देते हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेस वगैरह वो चीज़ें दे देते हैं। बाकी बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, स्टेटिन वगैरह हैं जो हमारे पास होती हैं। तो आपने इसको एक और निमोनिक भी होता है इसको याद करने का, मोना बैश। मोना जो है हमारे एक जूनियर का नाम भी है, निकनेम भी है, मैंने सुना है। तो वो मोना को आपने बैश करना है, बैशिंग करनी है, उसकी पिटाई करनी है ज़रा, ठीक है। तो M से मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लाइसरीन और एस्पिरिन ये हो जाएगा, और बैश वगैरह से हमारे पास बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, स्टेटिन्स और हेपरिन वगैरह ये चीज़ें हो जाएंगी। मोना बैश ये आपने जितने भी MI के सवाल आएंगे आपने ट्रीटमेंट में ये मोना बैश लिख देना है, ठीक है। मोना से मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हमारा नाइट्रोग्लाइसरीन, और हमारे पास जो हो जाएगी एस्पिरिन, और बैश से बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, स्टेटिन्स और हेपरिन वगैरह हो जाएंगे। फिर हमारे पास इसको आके देखते हैं। अब हम ना आंसर नहीं पढ़ते बल्कि यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसको और इसको, AVL को, ताकि हम लेटरल का पता चल सके। फिर हम देखेंगे 2 को, 3 को और AVF को देखेंगे। फिर हम इन चारों को मिला के देखेंगे कहाँ पे मसला है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेटरल वाल वाली साइड है उस पर ज़्यादा हमारे पास जो है ना एलिवेशन आ रही है। देखो इसको देखो ना, अगर ये वाली देखो AVL को देखो, तो इसको बजाय इसके कि इस लेवल पे ये नीचे आती, ऊपर से ही चली गई। ये देखो इस लेवल पे, यहाँ पे इसको नीचे आना चाहिए था, फिर टी के लिए बनती है, यहीं से चली गई। और जबकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो बराबर उस लेवल पे आ रही है, 2 में 3 में भी लेवल पे आ रही है, AVF में भी लेवल पे आ रही है, तो फिर वो जा रही है। इसमें भी देखें अगर हम, तो यहाँ पे वो लेवल पे तकरीबन सेम आ रही है लेवल पे, और यहाँ पे भी आ रही है। तो वो यहाँ पे तो ज़्यादा डिप्रेशन वाला सीन है, लेकिन ये थोड़ा सा ना लीड हिल जाती है, तो ये आपने ध्यान रखना होता है, इसलिए सारी देखनी होती हैं। थोड़ा डिफरेंस पे नहीं जाना होता कि ये थोड़ा सा हिल गई है। वो लीड जो है ना, जब वो मैयर कर रहे होते तो इधर उधर हिल जाती हैं। तो आपने ST एलिवेशन देखना है कि किस में ज़्यादा ST एलिवेशन आ रही है। तो जो जितनी भी ज़्यादा ST एलिवेशन है वो हमारे पास AVL वाली साइड पे ज़्यादा आ रही हैं। तो आपने इसे समझ लेना है कि ये लेटरल वाल जो है, वहाँ लेटरल वाल ST एलिवेशन हुई है, वहाँ पे MI हुआ है। तो आपने इसे 1 में देखते हैं, AVL में, और V5 और V6 वगैरह में भी देख लेते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास नज़र आ जाती है। तो मेनली हमारे पास 1 और AVL होता है, तो वहाँ पे देख लेते हैं। फिर हमारे पास इन्फीरियर वाल का ST अगर एलिवेशन हमने देखना हो, सिंपल सा होता है। सबसे पहले हम लगाएंगे 1 का और AVL का, फिर हम इन तीनों का मिला के देखेंगे, फिर हम इन चारों का मिला के देखेंगे, इससे हमें पता चलेगा। इन चारों का होगा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, यानी कि जो एंटीरियर वाल का इनका मसला होगा, लेटरल वाल का इनका, इन्फीरियर वाल का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसमें देखो प्रॉपरली तौर पे जो है ना, देखो यहाँ पे जो है ना, जो लीड नीचे गई हुई है, ये नॉर्मल ही होती है, ये थोड़ी सी लीड हिल जाती है, ठीक है। तो इसको आपने कुछ नहीं बनाना होता डायग्नोसिस में, आपने सिर्फ ये देखना होगा कि एलिवेशन कहाँ पे हुई हुई है। तो देखो ये लीड जहाँ पे थी, अब जिसको वापस जहाँ पे आना चाहिए था ये ऊपर चली गई है, ठीक है। और ये भी ऐसे है हमारे पास AVF में भी देख लो, यहाँ पे वापस आना चाहिए था, ये ऊपर से ही चली गई है। तो ये हमारे पास जो है ना, जो इन्फीरियर वाल है उसका हमारे पास MI हुआ है, स्टेमी हुआ है,
ST एलिवेशन हो गई है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, मोना करेंगे, मोना को बैश करेंगे। मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लाइसिन, एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, स्टेटिन और हेपरिन वगैरह हो जाएंगे। मोना को तुसी बैश कर देना है। क्या हमारे पास लेफ्ट बंटल ब्रांच ब्लॉक वगैरह हो जाएगी, इसको देखते हैं। फिर हमारा पेरिकार्डाइटिस है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, इंशाल्लाह ये नहीं आएंगी। इसमें हमारे पास वाइड स्प्रेड पूरे के पूरे में ST एलिवेशन हो जाती है और PR डिप्रेशन वगैरह हो जाता है। इसमें एनसेड्स दर्द के लिए कोल्किकाइन और स्टीरॉइड्स वगैरह देते हैं। बाकी एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन अभी हमने देखा कि कोई प्रॉपर बी वेव नहीं होती और इरेगुलर रिदम होता है, और इसको आपने रिदम को ट्रीट करने के लिए ABCD से आपने ट्रीट करना होता है कि बीटा ब्लॉकर, कैप्सन ब्लॉकर और डाइजोक्सिन वगैरह से ट्रीट करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो जाती है। और इसमें देखो ना कि ये वाला इंटरवल बराबर नहीं है, ये वाला इससे बराबर नहीं है, ये वाला बराबर नहीं है, कोई भी बराबर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो इक्वल है ही नहीं आ रहा इंटरवल, तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी। और P वेव प्रॉपरली तौर पे नज़र ही नहीं आती, कोई यहाँ पे है या P वेव्स ही नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे P वेव्स होनी चाहिए थी, वो सही तरह से नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह से आपने इसको आइडेंटिफाई कर लेना। देखो ना, इसको इस तरह की कोई भी ECG आएगी, आपको लग रहा हो कि MI है, तो MI तो वैसे तो पता चल जाता है, लेकिन आप इसको अगर MI के उसमें देखोगे तो फिर आपने यहाँ पे देख लेना कोई ST एलिवेशन नज़र आ रही है, कुछ भी इस तरह का नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें ST MI वाला तो सवाल नहीं है। अब या तो एट्रियल फिब्रिलेशन वाला है या फ्लटर वाला है। देखो इसमें देख लेना कि PR जब बराबर नहीं है तो एट्रियल फिब्रिलेशन, अगर बराबर है तो फ्लटर में आ जाएगा। अब देखो ये हमारे पास एट्रियल फ्लटर आ गया। अब एट्रियल फ्लटर में देखो कि हमारे पास ना 60 तो पेरेंट्स बन रही है, देखो दांत बन रहे हैं, दंदियाँ निकल रही हैं, इसकी दंदियाँ, तेरी दंदियाँ निकल दी, तो इसके जो है ना वो दांत निकल रहे हैं। तो आपने दांत से याद कर लेना कि इसकी 60 तो पेरेंट्स हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कोई भी PVS प्रॉपरली तौर पे नहीं आएगी। और मैनेजमेंट में वो कहता है कि वहीं ऊपर वाली जो मैनेजमेंट है, यानी कि वहीं ABCD से हमने याद किया हुआ है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर, डाइजोक्सिन वगैरह हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास कार्डियो वर्जन जो होती है वो दोनों में कर देनी होती है। फिर हमारे पास AV ब्लॉक्स हैं, AV ब्लॉक्स को अलग सवाल में करते हैं, ठीक है, अलग वीडियोस के लिए बनाते हैं। बाकी हाइपोकलीमिया और हाइपरकलीमिया का देख लेते हैं। हाइपोकलीमिया, हाइपो यू बन रहा होगा, तो वो T जो होगी हमारे पास वो U की तरह बन रही होगी, तो वो आपने देख लेना है कि यहाँ पे जो T होगी वो U की तरह नीचे जा रही होगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि U हुआ और ST डिप्रेशन हुई होगी। जो हमारे पास ST सेगमेंट होगा वो उसके जो होगा ना वो नीचे क्या होगा, एक नॉर्मल लेवल से नीचे क्या होगा, वो नॉर्मल लेवल से नीचे होगा। तो हर जगह पे इस तरह की सिचुएशन हमारे पास बन रही होगी, तो उससे हमने पता चल लेना और हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी, U वेव्स बन रही होगी। इसकी मैनेजमेंट वही होती है कि हाइपोकलीमिया है तो आपने जो है ना पोटेशियम को दे देना है, इन्फ्यूजन करवा देनी है। अगर हाइपरकलीमिया होगा तो वो T वेव्स टाल हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। T वेव्स बड़ी हो जाएंगी तो हाइपरकलीमिया हो जाएगा, T वेव्स कम हो जाएंगे तो हाइपोकलीमिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास T वेव्स बड़ी हो गई तो QRS वाइड हो जाएगा और ये वो चीज़ हो जाएंगी। इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम को कम करने के लिए हमारे पास जो हमने चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं कि कैल्शियम ग्लूकानेट होता है, इंसुलिन होती है, बीटा-2 एगोनिस्ट होता है ताकि पोटेशियम को सेल के अंदर भेजा जा सके, ये चीज़ होती है। पोटेशियम की उसको कम करने के लिए बाइकार्बोनेट या डायरेटिक वगैरह दे दो या डायलिसिस ही कर दो एंड पे, तो ये वो चीज़ होती है। हाइपोकलीमिया में U बन रही होंगी, U वेव्स बन रही होंगी, और हाइपरकलीमिया में हमारे पास T वेव टाल बन रही होंगी। और टाल हाइपरकलीमिया हो गया तो आगे पोटेशियम को कम करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम ग्लूकानेट, इंसुलिन, बीटा-2 एगोनिस्ट, डायरेटिक वगैरह वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जाहिर से पता ऐसे ही नज़र आ जाता है कि कुछ मसला हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इन तीनों को मिला के देखेंगे, फिर इसको मिला के देखेंगे। इसको देखा तो हमारे पास ये जो है इसमें ठीक है, ये नीचे गया हुआ तो यानी कि लीड वो हिली हुई है। इसमें देखो तो प्रॉपरली तौर पे ST एलिवेशन नज़र आ रही है, तो हमारे पास ये किसका हो जाएगा, ये हमारे पास होता है ना कि राइट होता है, लेफ़्ट होता है और इन्फीरियर होता है, राइट, लेफ़्ट और इन्फीरियर होता है। और ये B1 B2 ये बिल्कुल ठीक है। तो आपके इन्फीरियर वाल का जो स्टेमी हुआ हुआ हमारे पास, आपने बता देना कि क्या क्या मसला है। इन्फीरियर वाल का स्टेमी हुआ हुआ है, बाकी जो दूसरी जो उसके अलावा वेव्स होंगी उसमें ST डिप्रेशन मिल रहा होगा। इसलिए देखो ये जो हमारे पास जो ये वाली है ना, ये ST डिप्रेस्ड हुआ हुआ है नीचे, बाकी सब में जो है ना ST डिप्रेशन हुआ होगा जो दूसरी वाली है। और जिसमें असल मसला है एक्यूट MI है उसमें ये हो इन्फीरियर वाल का स्टेमी हुआ हुआ। ट्रीटमेंट में क्या होता है, मोना को आपने बैश कर देना है, मॉर्फिन आपके पास, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लाइसरीन और एस्पिरिन होते हैं हमारे पास। और बैस से आपने याद कर लेना BASH। बैस से हमारे पास क्या होता है, बीटा ब्लॉकर, ACE इनहिबिटर्स, स्टेटिन होते हैं और हमारे पास हेपरिन होती है। फिर हमारे पास यहाँ पे आती है
ये एट्रियल फिब्रिलेशन आ रही है। एट्रियल फिब्रिलेशन को कैसे डायग्नोस करना है, हमारे पास जो आर का इंटरवल है वो बराबर नहीं होगा, कहीं पे छोटा गैप है, कहीं पे ज़्यादा बड़ा गैप है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन इस तरह से आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है। और उसके अलावा क्या पूछता है, 6 काज़ें बतानी है इस ECG डायग्नोसिस की। ECG फाइंडिंग क्या है, पी वेव्स नहीं मिल रही, आर इंटरवल बराबर नहीं है। और इस एट्रियल फिब्रिलेशन कब होती है, हमारे पास कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ में, कार्डियोमायोपैथी में, हाइपरथायरॉयडिज्म में, माइट्रल वाल्व डिजीज़ में, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में, पेरिकार्डाइटिस में। हाइपरथायरॉयडिज्म में तो होती है कि वो आपके पास ज़्यादा थायराइड हो जाते हैं, तो वो आपके पास दिल की धड़कन को वो बढ़ा देते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह काज कर देते हैं। बाकी ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़, अगर जो है दिल को जो है ना हमारे पास सप्लाई नहीं मिल रही, तो आपके पास ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाएगा और जो है ना वो बस बेकाबू हो जाएगा। या फिर हमारे पास जो माइट्रल वाल्व डिजीज़ हो गया कि इतना माइट्रल वाल्व से आगे खून जा नहीं रहा, तो वहीं पे है, तो वहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन काज कर देगा ये, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना। बाकी आपके पास है ना कार्डियोमायोपैथी, दिल बड़ा हो गया है, या वो कोई दिल को बचपन से कोई बीमारी है, या दिल के अराउंड जो हमारे पास कवरिंग है, दिल का पर्दा जो है वो हमारे पास उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो इन चीज़ों से याद कर लें। इसको दोबारा देखते हैं एक बार। और देखो यहाँ पर हाइपर टी वेव कितनी बड़ी हो गई, कितना प्रोमिनेंट जो है चेस्ट में नज़र आता है, तो इंशाल्लाह पहचान लोगे कि हाइपरकलीमिया हो गया। 6 इन्वेस्टिगेशन बतानी है यार, इन्वेस्टिगेशन वही है जो हमारे जिसमें पोटेशियम का लेवल हम पता कर सकें। आप इसमें देखो ना, ये पोटेशियम के लेवल कैसे पता चलेंगे, जब रीनल का मसला हुआ है ना, तो पोटेशियम जो है हमारे बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, तो ब्लड का यूरिया बड़ा होगा, अगर रीनल का मसला, क्रेटिनिन का बड़ा होगा, हमारे पास APG जो आर्टीरियल ब्लड गैस होती है उसके अंदर होगा, और CP के क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेज हमारे पास यूरिन एनालिसिस और सोडियम पोटेशियम के लेवल करवा लोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल वगैरह करवा लोगे, उससे पता चल जाएगा। और बाकी ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन, APG जो भी हमारे पास रीनल फंक्शन के टेस्ट होते हैं, यूरिया, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, ये वो चीज़ें होती हैं वो आपने करवा देनी है। ट्रीटमेंट कैसे करते हो, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि सबसे पहले हाइपरकलीमिया में कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह देंगे, हम इंसुलिन दे सकते हैं, बीटा-2 एगोनिस्ट दे सकते हैं, हम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं ताकि उसकी एसिडिटी को कम किया जा सके। हाँ, उसके अलावा हम उसमें वही साल्बुटामॉल बीटा-2 एगोनिस्ट हो जाएगा, इंसुलिन, ग्लूकोज और पोटेशियम एक्सचेंज रीजन्स, डायलिसिस या डायलिसिस वगैरह दे सकते हैं। अब हमारे पास दोबारा से एट्रियल फिब्रिलेशन आ रहा है। अभी हमने एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ा था, इसका कैसे पता चलता है कि हमारे पास इनका इंटरवल प्रॉपर नहीं होता, पी वेव्स प्रॉपर आ नहीं रही होती, तो इस तरह से पता चलता है। इरेगुलर पल्स होती है हमारे पास। अभी किस में नज़र आता है, अभी हमने ऊपर पढ़ी हुई हैं जो चीज़ें ऊपर पढ़ी हैं हमने, कि अगर दिल है उसको अगर ब्लड नहीं आ रहा है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हुई हुई है, तो उसमें हो जाता है। और उसके अलावा अगर माइट्रल जो है, माइट्रल वाल्व का मसला, माइट्रल इतना बड़ा हो गया वो, या इसका दिल का पर्दा जो है वो बहुत बड़ा हो गया, या हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, तो उस सिचुएशन के अंदर, और इसके अंदर हो जाता है थायरोडॉक्सिक हाइपरथायरॉयडिज्म, माइट्रल सिनोसिस वगैरह में, और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में, और कोई लंग डिजीज़ वगैरह में, तो या तो उसकी सप्लाई नहीं, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, या फिर आके माइट्रल मसला, माइट्रल सिनोसिस हो गया, माइट्रल वाल्व डिफेक्ट हो गया उसमें, या फिर हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म में, या दिल के पर्दे में पेरिकार्डाइटिस का इन्फ्लेमेशन हो गया उसमें। फिर हमारे पास ये चीज़ आ जाती है इसमें, हमारे पास इसमें वही हमारे इसमें देख लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देख लेंगे। तो यार इसमें प्रॉपरली तौर पे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ निशान ही बनाने गया था, मुझे यहाँ पे नज़र आ गया कि यहाँ ऊपर चला गया, ST एलिवेशन इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है ना वो पता चल जाएगा कि एंटीरियर वाल का जो है ना MI हो गया इसको। और बाकी वाल्स में देखो, बाकी जगह पे ST डिप्रेशन हो जाएगा, जो हमने पढ़ा हुआ था कि बाकी जगह पे वो नीचे बैठ जाता है, तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो ये हमारे पास ST एलिवेशन हो गया, एंटीरियर वाल का हो जाएगा। इसमें हमारे पास कहता है कि Q वेव्स मिल रही हैं V1 से V4 तक, और T वेव इन्वर्जन है, ST एलिवेशन है, जिन जिन जगहों पे ST एलिवेशन है वो हमने बता देना है। और एक्यूट एंटीरो लेटरल वाल का है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लेटरल वाल को भी देखें ना, तो लेटरल वाल के अंदर भी जो सेगमेंट है वो ऊपर गया हुआ है। तो इस तरह से आपने इसको बता देना। इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो मोना का बैश हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें कहते हैं कि ST एलिवेशन है 1 में और AVL में है, और V1 से V4 इन सब के अंदर है। तो इसलिए हम इसे ना हम एंटीरियर कह रहे हैं ना लेटरल कह रहे हैं, एंटीरो लेटरल कह रहे हैं, दोनों मिला के कह रहे हैं। क्योंकि इसे अगर मैं इसे हटाऊँ प्रॉपरली तौर पे, अब इसको हम देखें तो देखो इसमें तो सिंपल नज़र आ रहा है कि हमारे पास इसमें हमारे पास एलिवेशन हुई हुई है, टू ईजी टू रिकोगनाइज मैं इंग्लिश। हमारे पास जबकि लेटरल में देखो तो हमारे पास जो है ना वो देखो ये बेसलाइन थी और बेसलाइन से ऊपर बढ़ा हुआ है। यहाँ पे कम इसलिए हुआ क्योंकि बाकियों में कम हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है जहाँ पे मसला नहीं है एक्यूटली MI का। फिर इसके अंदर हम देखें इसको, अगर मैं इसको बारीक करके दिखाऊँ कि AVL में देखना चाहें हम, और हमारे पास इसमें देखना चाहें, फिर इसमें देखना चाहें, देखो इसमें तो साफ़ नज़र आ रहा है इसमें मसला हुआ है।
इसमें अगर मैं देखूँ तो ये सेम लेवल पे तकरीबन है, ये भी सेम लेवल पे है तकरीबन, ये भी सेम ही लग रहा है, सेम लेवल पे। तो एंटीरियर वाल का मसला होना चाहिए, एंटीरियर सेप्टल वाल का, वही हमारे सामने वाली तरफ V2 से V5 में, यानी कि V1 में कहता है ठीक है तकरीबन, V2 V3 V4 V5 में देख लो मसला आ रहा है। जिन जिन में मसला आ रहा है वो बता देना, और वो वाली साइड जो एंटीरियर लेटर वाली होती है उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मोना बेस से ट्रीटमेंट करते हैं, तो सिंपल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें तस्वीर देखो, यहाँ पे तो मसला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें और इसमें भी बढ़ा हुआ है, इसमें भी बढ़ा हुआ है तकरीबन, और इनमें भी शायद बढ़ा हुआ है, सही तरह से नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो सही तरह से दी नहीं है उसने। ये तो ये बढ़ा हुआ है, देखो इसमें, देखो इसमें भी बढ़ा हुआ है, ये नॉर्मल थी, इससे ऊपर गया हुआ है, इसमें भी ऊपर गया हुआ है। तो ये वाली इंफीरियर वाली की होती हैं और ये वाली एंटीरियर के लिए होती हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे पास, कहते हैं एक्यूट इंफीरियर लेटरल वाल का MI हुआ है, ST एलिवेशन है हमारे पास, इंफीरियर लीड्स के अंदर है, ST एलिवेशन बिल्कुल है, और हमारे पास लेटरल लीड्स के अंदर भी मसला है। ठीक है, हमने इधर देखा लेटरल के अंदर भी मसला है, इंफीरियर के अंदर भी मसला है। तो बाकी उसका ट्रीटमेंट वही होता है रेसिप्रोकली। बाकियों के अंदर जो है हमारे पास वो डिप्रेशन हो जाएगा, जिसमें मसला है वो उसमें ST एलिवेशन हो जाएगा, बाकियों में डिप्रेशन हो जाएगा। इस तरह से आपने बता देना है। और एक्यूट इंफीरियर वाल का मसला है और उसमें जो है ना एंटीरियर भी आ रहा है सेगमेंट, तो इस तरह से आपने बता देना मिला के। बाकी हमारे पास ये क्या चीज़ है, अच्छा इसको करते हैं अलग से ना, वीडियो बनाते हैं इसकी। अभी वो चीज़ों की हम कर रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम PR इंटरवल की कर लेते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन है, किससे पता चलेगा, PVS प्रॉपर नहीं आ रही, इन सब के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो इस तरह से हम जो है ना एट्रियल फिब्रिलेशन को रिकोगनाइज़ कर लेंगे। PVS नज़र नहीं आ रही होंगी हमें कहीं पे भी, तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। ट्रीटमेंट में हमने याद किया हुआ था ABCD से हम याद करते हैं। A से हमारे पास कुछ नहीं होता, B से बीटा ब्लॉकर, कैप्शन ब्लॉकर, डाइजॉक्सिन होता है, और कार्डियोवर्जन वगैरह होती है हमारे पास। और किस वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन होता है हमारे पास, PVR प्रॉपर नहीं होते। एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह हमने देखी थी कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पड़ा था सबसे पहले, और उसके बाद आपके पास माइट्रल स्टेनोसिस या माइट्रल वाल्व डिजीज़ पड़ा था, और उसके अलावा हमारे पास पर्दा ख़राब हो गया था, इसका इन्फ्लेमेशन हो जाती थी, पेरिकार्डाइटिस हमने पढ़ा था। और पेरिकार्डाइटिस के अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी, थायरोटॉक्सिकोसिस पड़ा था, हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारे पास। और एट्रियल फिब्रिलेशन यहाँ पे देखो तो हमारे पास जो RR का गैप है वो प्रॉपर नहीं है, PVS प्रॉपर नहीं आ रही हमारे पास, तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी। वजह हमने पहले पढ़ ली है, और ये चीज़ ट्रीटमेंट से हमने बता दिया, ABCD से हम कर लेंगे। और इसको भी रिकोगनाइज़ कर लेना है उससे अब बोला नहीं जा रहा मज़ीद। इसका सिंपल ये है, देखो हम जिस तरह उसमें करते थे ना, इन दोनों को पकड़ के हम इंफीरियर का बनाते थे, इसका पकड़ के हम जो है वो लेटरल का बनाते थे। बाकी इन सब का एंटीरियर वाल का देखो तो तकरीबन सेम है। देखो उसमें ये थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ, यानी कि वो एक्यूटली मसला नहीं है। अब मैं इसका देखूँ तो इसका डिप्रेशन हुआ, यानी कि इसका भी मसला नहीं है, इसका बराबर है, यानी कि इसका थोड़ा सा डिप्रेशन है। जिस तरह हमारे पास एक्यूट MI में डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि जो रेसिप्रोकल्स होती हैं उनमें डिप्रेशन हो जाता है। जबकि इसमें देखो तो ये थोड़ा सा, ये 2 वाली लीड है ना, तो ये ऊपर गया हुआ है, ST एलिवेशन ऊपर गया हुआ है। ये वाला एक्सिस जहाँ पे होना चाहिए था ये ऊपर गया हुआ है, ये वाला एक्सिस ऊपर यहाँ पे होना चाहिए था ये ऊपर गया हुआ है, और हमारे पास ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक्यूट MI को पहचान लेना, और आपने मोना बेस इसको ट्रीट कर देना। एट्रियल फिब्रिलेशन है तो आप PR इंटरवल का गैप नज़र भी आ रहा है कि प्रॉपर नहीं है, और PVFC प्रॉपर नहीं बन रही, और ABCD से हम इसे ट्रीट कर लेंगे। तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से इसी चीज़ हो जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, कि समझ आ गई तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर वाइवाज़।